नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता फोरम के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने भारत के संवैधानिक इतिहास के पहले पार्ट का अध्ययन किया था, जिसमें हमने शुरुआती रेगुलेटिंग एक्ट और आखिरी 1786 का अधिनियम देखा था। उसके बाद हम पार्ट 2 में भारत के संवैधानिक इतिहास के पार्ट 2 में 4 अधिनियम की चर्चा करेंगे, जो मुख्यतः चार्टर एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। 1793, 1813, 1833 और 1853, ऐसे 4 चार्टर एक्ट जारी किए गए थे भारत के शासन को और आगे बढ़ाने के लिए। चार्टर मतलब एक अभिलेख बोल सकते हैं आप, एक शासन का पत्र जो आगे की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जारी किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की द्वारा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और एक-एक करके हम जानते हैं कि इन 4 चार्टर एक्ट्स में क्या कुछ ख़ास था और ये कैसे पिछले जो रेगुलेटिंग एक्ट थे उनसे कैसे डिफरेंट था। दोस्तों, सबसे पहले जो चार्टर एक्ट आया था वो था 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये चार्टर एक्ट जो था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतिम कार्यकाल के अंतिम दिनों में पारित हुआ था। एक्चुअली उस समय जो अ, अ, एक्टिंग जो वो थे, गवर्नर जनरल थे, वो सर जॉन शोर थे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि इन्हीं की वजह से 1886 का अधिनियम आया था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उस शर्तों को पूरा करने के लिए 1886 का अधिनियम लाया गया था। और उसके बाद जो अगला एक्ट आया था, जिसे चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है, वो 1793 का था। इसमें दूसरी चीज़ ये की गई थी कि इसमें अगेन कंपनी के जो शासन है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, मतलब अगेन एक्सटेंशन दिया गया था। और इसमें एक मुख्य व्यवस्था ये की गई थी कि जो भारत के बीओसी जो थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी जो तनख्वाह थी वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। तो ये 3 मुख्य इसकी बातें थी। अब एक हम इससे जुड़ा हुआ सवाल देखते हैं कि किस गवर्नर के कार्यकाल में 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है सर जॉन शोर और ऑप्शन डी है विलियम हेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि अंतिम दिनों में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतिम दिनों में यह एक्ट लागू हुआ था। लेकिन उस समय जो एक्चुअल एक्टिंग अ, जो गवर्नर थे वो थे सर जॉन शोर। तो ये सर जॉन शोर इस सवाल का जवाब होगा, कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बाद दोस्तों आता है 1833 का अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत क्या-क्या था कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, मतलब व्यापार का एकाधिकार का जो था वो अंत कर दिया गया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का अधिकार का अंत, जिसमें भारतीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा को अनुमति मिल गई थी। मतलब बाहर के जो ब्रिटिश व्यापारी और जो अपना व्यक्तिगत व्यापार करना चाहते थे, वो लोग अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा व्यापार कर सकते थे। लेकिन 3 चीज़ों में ये एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था। वो था चीन मतलब चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और अफ़ीम का व्यापार। ये 3 व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी 1813 के चार्टर एक्ट में, वो ये थी कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की रकम जो है वो खर्च की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत की शिक्षा के लिए पहली बार किसी एक्ट में जो है आपका इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी। तीसरी चीज़ जो थी इसमें, भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति मिली थी। मतलब धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए जो ब्रिटेन से ईसाई मिशनरी थे, उन्हें यहाँ पर आने की अनुमति मिली थी। इनका हेडक्वार्टर जो था वो कलकत्ता में था। चौथा जो था, भारत की सरकार को जनता पर कर लगाने की अनुमति मिली थी। कर का भुगतान नहीं करने पर दंड का प्रावधान था। मतलब जो था, धीरे-धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, भारत भारत पे जो शासन करने का जो उनका पूरी योजना थी, उसके आधार पर कर की जो व्यवस्था थी उन्हें उन्होंने लागू किया था। और उसके लिए यदि उसका भुगतान नहीं होता तो उसके लिए उन्होंने दंड का प्रावधान किया था। और जैसा हमने देखा था कि एकाधिकार समाप्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, मतलब ब्रिटिश नागरिकों और व्यापारियों को व्यापार की अनुमति मिली थी।
आगे देखते हैं। अगला एक्ट है 1833 का एक्ट। दोस्तों इसमें जो था बंगाल का गवर्नर जनरल, सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया था, और ऐसे पद पर बैठने वाला जो पहला गवर्नर जनरल था उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये दोस्तों कई बार सवाल आता है कि बंगाल भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इसके द्वारा सरकार का भारतीय क्षेत्र पर एक केंद्रीय नियंत्रण की स्थापना करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और इसके आधार पर एक केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। दूसरा, गवर्नर द्वारा बनाए गए कानून अब एक्ट और अधिनियम कहे जाने लगे थे। मतलब जो अभी तक रेगुलेशन थे उन्हें अब हम एक्ट या अधिनियम कहते थे। तीसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि सिविल सेवा में चयन के लिए खुली परीक्षा का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। मतलब कंपनी को कार्य करने के लिए अच्छे शिक्षित और योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ रही थी। इसके लिए उन्होंने कुछ ओपन परीक्षा का आयोजन करने का प्रयास किया था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमने पहले पढ़ा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, उनके विरोध के कारण ये प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब वो जो व्यापारिक गतिविधियों को देखते थे। फिर इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की गई थी कि दास प्रथा को जो विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। एक्चुअली दास प्रथा का जो अंत था वो 1843 में ही कर दिया गया था, लेकिन इसे एक्ट में लाया गया था 1833 के एक्ट में। फिर उसके बाद था आपका कि जो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार प्राप्त था चाय, चीन और अफीम के उसमें, इसे भी समाप्त कर दिया गया था। अब उसे केवल एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। तो ये दोस्तों 1833 के कुछ फैक्ट थे जिसे हमने देखा। अब हम 1853 का अधिनियम देखते हैं कि 1853 का अधिनियम क्या था। तो 1853 का अधिनियम जो था वो संवैधानिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अधिनियम था, क्योंकि इसमें एक छोटी संसद बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी? गवर्नर जनरल परिषद और केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसमें कुल 12 सदस्य थे। इसका कार्य एक छोटी संसद के जैसे था। सिविल सेवकों के लिए खुली परीक्षा का खुली भर्ती और चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा 1833 के चार्टर एक्ट में की गई थी, और बीओडी की विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया था। लेकिन मैकाले समिति की सिफारिश पर 1900 इस इसका आयोजन फिर से शुरू किया गया था, और पहले ये जो परीक्षा थी ये ब्रिटेन में होती थी, लेकिन 1923 के बाद से भारत में इसका आयोजन किया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक अधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। व्यापारिक अधिकार जो था वो तो अब कोई एकाधिकार नहीं रहा था, लेकिन प्रशासनिक अधिकार जो था वो लंबे समय के लिए बढ़ा दिया गया था। गवर्नर जनरल की जो परिषद में 6 नए सदस्य थे, उसमें 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा से, और जो 2 थे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश से किया गया था। दोस्तों एक सवाल है 1853 के चार्टर अधिनियम से, देखते क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया। तो देखिए हमने देखा कि जो 1853 का अधिनियम था, इसी में एक छोटी संसद बनाई गई थी, गवर्नर की परिषद के साथ साथ केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा एक संवैधानिक संसदीय प्रणाली की का विचार प्रस्तुत किया गया था। शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन हाँ उससे उससे मिलता-जुलता कुछ लाया गया था। तो दोस्तों ये हमने अभी देखा कुछ अधिनियम 1793, 1813, 1833, 1853 के कुछ अधिनियम जिन्हें चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों एक 1833 चार्टर अधिनियम का एक सवाल है, इसे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो 1833 के चार्टर अधिनियम से संबंधित है। पहला, इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी थी, और दूसरा, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय बना दिया था। तो इसका ऑप्शन पहला ए है, ये देखिए स्लाइड्स में दब गया है नीचे, लेकिन ए है इसका। इसका पहला ऑप्शन है 1, बी 2,
सी 1 और 2 और डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए क्या है, पहला इसका सेंटेंस है कि इसने मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी। किसने? 1833 के चार्टर अधिनियम ने। तो ये गलत बात है, क्योंकि मिशनरियों को जो ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति थी वो ऑलरेडी मिल गई थी 1833 के अधिनियम से। और दूसरा ऑप्शन है इसका, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक निकाय बना दिया था। तो बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ से उसका व्यापारिक अधिकार बिल्कुल समाप्त हो गया था। अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी। तो इसका दूसरा सेंटेंस सही है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि 1833 के चार्टर अधिनियम के हिसाब से सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। तो अब दोस्तों आपको ये देखने के बाद, जैसे साइड में दिया हुआ है चार्टर एक्ट क्या है, इतना सोचना नहीं पड़ेगा, शायद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और और इससे जुड़े हुए आप और कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और पॉइंट वाइज़ वन बाय वन इस चीज़ों को देखेंगे और रिपीट करेंगे, तो फिर से आप चीज़ों को क्लियर रिकॉल कर पाएँगे। देखिए दोस्तों, सबसे लास्ट में हम एक बहुत ही बढ़िया कोटेशन पढ़ते हैं, द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। जैसा हमने पढ़ा कि यहाँ पे शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था पहली बार भारत में 1813 के क्या बोलते हैं कि अधिनियम, चार्टर एक्ट के द्वारा। तो यही चीज़ होती है कि जब शिक्षा जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है, और एक बार आप यदि एजुकेटेड हो गए तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन हैव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, प्रतियोगिता फोरम के इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगले चैनल पे, अगले वीडियो पर हम इसका आगे का देखेंगे कि संवैधानिक इतिहास की आगे की कड़ियों में क्या हुआ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग प्रतियोगिता फोरम। थैंक्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।